हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप सो सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे बेटा। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंप्लीट किया था, कुछ क्वेश्चंस भी घर से करने के लिए दिए थे बेटा। फटाफट इनके आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस इनके पीछे थे बेटा, वो कर लीजिएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, इनको मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे बताना है बेटा। चलो, तो मैंने आपको बताया बेटा, अगर आपको इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखना है तो कैसे देखते हैं बेटा। ये भी आपका बेटा sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है, ये दोनों मिलके बेटा एक डबल बॉन्ड बनेगा, ये भी आइसोमर दिखाएगा। और बेटा देखो 1 2 3 ये एलीन्स है, ये भी पूरा एक डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि दोनों देखो यहाँ भी AB ग्रुप है और इधर भी AB ग्रुप है, और डबल बॉन्ड होते हैं तो उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है, और उसी वजह से बेटा ये आपका एलीन्स एक डबल बॉन्ड बनेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा। और बेटा देखो यहाँ से भी दिखाएगा, क्यों दिखाएगा बेटा, ये भी कैसा मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिकल, और इसकी कंडीशन में भी AB बन रहा है, तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो n इक्वल टू टोटल कितना हो गया 3, तो 2 की पावर 3, आंसर कितना हो जाएगा बेटा 8। इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे बेटा 8। इसकी बात करेंगे बेटा, देखो 1 2 3 4 ये आपका बना बेटा E1, और E1 में कभी भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनता है, और ये टर्मिनल है, टर्मिनल पे दोनों हाइड्रोजन एक जैसे, तो ये भी नहीं बनाएगा। लेकिन आंसर इसमें यस है, क्योंकि बेटा ये दोनों कार्बन sp3 हैं, और देखो जब ये दोनों आपस में sp3 हैं तो यहां से बेटा Gi बनेगा, तो इसमें एक ये वाला डबल बॉन्ड दिखाएगा आपस में। तो इसका n इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, 2 की पावर 1, आंसर कितना आएगा बेटा 2। कितने आइसोमर बनेंगे बेटा इसमें 2। इसकी बात करते हैं बेटा, देखो ये भी सेम, ये भी सेम, और ये भी सेम, और देखो ये भी सिस ट्रांस दिखाएगा, ये भी सिस ट्रांस दिखाएगा, ये भी सिस ट्रांस दिखाएगा। तो ऐसे केस में हम कैसे बताएं कि इसमें कितने ज्योमेट्रिकल बनेंगे बेटा। एक सा बन गया, अगर जो इसको 1 मानोगे तो ये भी 1 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि n बराबर इसमें 3 है भाई, ये भी सिस ट्रांस दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये तो टोटल कितने हो गए 6 हो गए। लेकिन आंसर 6 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो बेटा जब इस टाइप का केस बन जाए, सिमेट्रिकल हो जाए, और बेटा सिमेट्रिकल केस में सिस ट्रांस सब एक जैसा दिखे, तब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। आपको क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, जिस सेंटर पे लगे उस सेंटर का CH लिखना, और बेटा इन तीनों को मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। लिखा, इसको एक बार तीनों को ट्रांस मान लेना। क्या मान लेना बेटा, ट्रांस। कितना आइसोमर बने बेटा इसका 1। पहले तीनों को क्या मान लो बेटा, ट्रांस T T T, हम ऐसे बनाएंगे। और दूसरा क्या बनेगा C, उसके बाद H, यहां पे लिखो बेटा T, यहां पे T, यहां पे लिखो सिस। एक एक करके चेंज करते चलो। अगला केस क्या बना सकते हैं, बोलो बच्चा C, बोलो और क्या बना सकते हैं। यहां पर बेटा मैं ले लूं 2 सिस, और एक क्या ले लूं बेटा ट्रांस, ये भी तो बन सकता है। और तीसरा चौथा क्या बन सकता है बेटा, मैं तीनों के तीनों क्या ले लूं बेटा सिस। हाँ या ना में जवाब दो। तो बेटा टोटल आइसोमर कितने बनेंगे इसमें 4, और हमने अभी प्रेडिक्ट कितने किए थे 6, क्योंकि ये भी सिस ट्रांस दिखाएगा, ये भी सिस ट्रांस दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, तो टोटल कितने बैठ रहे थे 6। लेकिन हमने बेटा निकाले कितने बेटा। अब तुम इसके बाद अब तुम उल्टा करो, यहां पर 1 T करो, 2 सिस करो, ऊपर वाला मिल गया। फिर 2 T करो, 2 T करो, 1 सिस करो, ऊपर वाला मिल गया। फिर तीनों को T कर दो, पहला वाला मिल गया। और कोई तुम्हारा इसमें आइसोमर नहीं बनेगा। तो बेटा ये कंडीशन तब है कि जब किसी कार्बन पे सारे ग्रुप सिस ट्रांस दिखाए, तब आप उसको C और T के बेस पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका आंसर टोटल आएगा बेटा 4। कितना आएगा बेटा 4। अब इसकी बात करें बेटा, इस पे कितना दिखाएगा, देखो ये भी सिस ट्रांस दिखाएगा, ये भी सिस ट्रांस दिखाएगा, ये भी सिस ट्रांस दिखाएगा, ये भी सिस ट्रांस दिखाएगा। फटाफट वही केस बन रहा है। अब इस पे 3 ग्रुप थे, इस पे 4 हो गए। बना के दिखाइए बेटा, फटाफट कैलकुलेट कीजिएगा। आपने जो भी आंसर बनाया है, अगर नहीं हुआ है तो दोबारा कैलकुलेट कीजिए बेटा, कैसे बनाएंगे। C, चारों को क्या ले लो बेटा T T T, एक बन गया बेटा। दूसरा क्या ले लो C, एक को सिस कर दो, बाकी को सबको T कर दो, कर दिया बेटा, 2 बन गए। तीसरा C, उसके बाद क्या आ जाएगा T, 2 को T कर दो, 2 को C कर दो बेटा।
सी, सी और टी, टी कर दो, है ना। तीसरा क्या बन सकता है बेटा, 3 9 सिस कर दो और एक टी कर दो, और चौथा क्या कर दो बेटा, 4 सिस कर दो। तो टोटल कितने बन रहे बेटा, 1 2 3 4 5। इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 5। और कोई कंडीशन इसमें नहीं बनेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसके 5 बनेंगे, 5 के बाद जैसे ही तुम बनाओगे रिवर्स स्टार्ट हो जाएगा, समझे बेटा। और ये कंडीशन तभी लगानी है जब किसी कार्बन पर सारे ग्रुप सिस ट्रांस के लगे हों, समझे क्या। इसको रफ कर दो बेटा, इसका आंसर 5 हो जाएगा, ऊपर वाले का 4। ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं बेटा नीचे वाले मॉलिक्यूल की, तो मैं आपको देखो ध्यान से समझना बेटा, मैंने सिर्फ ग्रुप चेंज किया है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो मैं इसको लिखूं, मैं इसको ऐसे बना दूं या फिर ऐसे बना दूं, मतलब दोनों का एक है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने ग्रुप चेंज किया है। भाई देखो ये जो साइक्लिक रिंग लगाई है मैंने बाहर वाली, ये ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाई है, क्योंकि जब तक इस पे दो बल्कि ग्रुप नहीं होंगे जब तक ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाएंगे। अब देखो इसकी बात करें, इसकी आंसर दोनों का सेम आएगा। अब देखो इसमें ये जो ग्रुप है मिथाइल, ये आपका सिस ट्रांस की फॉर्म में नहीं है। किसकी फॉर्म में नहीं है, सिस ट्रांस की फॉर्म में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर, अब इसको क्या करेंगे, जब साइक्लिक रिंग के केस में पहले चेक करो क्या सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्या इसकी भी sp3 है, क्या इसकी भी sp3 है, भैया सबकी sp3 है। इनके साथ भी सिस ट्रांस आएगा, इन दोनों के साथ भी सिस ट्रांस आएगा, इन दोनों के साथ भी सिस ट्रांस आएगा। तो टोटल तो 6 हो गए, लेकिन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल 6 तो बनने वाले नहीं है। तो नहीं बनेंगे तो फिर क्या करेंगे, तब ऐसे केस में अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, साइक्लिक मॉलिक्यूल और सारे सिमेट्रिकल हैं, सब sp3 ग्रुप आ रहे हैं, तब आपको एक गेम खेलना है। क्या खेलना है, अब देखो मैं दिखाता हूं आपको। मैंने इन तीनों ग्रुप को अबव द प्लेन रख देना है। कहां रख देना बेटा, अबव द प्लेन। मैं इन तीनों ग्रुप को अबव द प्लेन रखूंगा, रख दिया बेटा। सिस ट्रांस जो बनता है अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। अब एक को क्या करो बेटा, चेंज करो, ये सारे अबव द प्लेन। दूसरी कंडीशन में मैंने क्या किया बेटा, एक को बिलो द प्लेन कर दिया और दो को कहां कर दिया बेटा, अबव द प्लेन। बताओ तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दो को अबव द प्लेन कर दूं और एक को कहां कर दूं बेटा, अबव द प्लेन, और दो को कहां कर दूं बेटा, बिलो द प्लेन। या फिर इसको डैश डैश मान लो, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अगर इसको उल्टा कर दूं, घुमा दूं, तो ऊपर वाले ग्रुप कहां चले जाएंगे, नीचे, और नीचे वाले कहां जाएंगे, ऊपर। बात तो सेम ही हो गई है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों को अगर मैं घुमा दूं किसी एंगल से 180 पे घुमा दूं बेटा, तो ऊपर वाला कहां चला जाएगा, नीचे, और नीचे वाला कहां जाएगा, ऊपर। तो देखो इसमें अगर दो ग्रुप ऊपर आ रहे तो इसमें दो ग्रुप नीचे चले जाएंगे, वही ग्रुप सेम। तो बताओ इन दोनों में कुछ चेंज हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, मतलब तीसरा आइसोमर क्या बन सकता है कि सारे के सारे कहां ले लूं बेटा मैं, बिलो द प्लेन। सारे के सारे कहां ले लूं बेटा, बिलो द प्लेन। अगर मैं सारे के सारे बिलो द प्लेन ले लूं तो बताइए ये और ये दोनों अलग है या अलग, सेम है, बताइए बेटा। सेम होगा, ऊपर वाला घुमा दो तो भैया इसका टोटल आंसर कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा। एक ये वाला एग्जिस्ट करेगा और एक ये। अगर तुम इसका बनाओगे तो ये इसका सेम, अगर तुम इसको बनाओगे तो ये इसका सेम हो गया। तो भैया जिसका सेम हो जाता है उन दोनों का एक ही आइसोमर काउंट किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। उसका बनाते हैं बेटा 19 वाले का। इसका आंसर कर लेना बेटा, 2 आएगा। 19 वाले की बात करें तो 19 वाले में क्या दिया बेटा, साइक्लोहेक्सेन। ये पहले आपने क्या करना बेटा, तीनों को ऊपर मान लो, अबव द प्लेन। दूसरा क्या कर सकते हैं बेटा, बोलो, बिलो द प्लेन ले जाओ। एक को ऊपर ले, एक को नीचे, और दो को कहां ले जाओ बेटा, ऊपर ले जाओ। और कोई कंडीशन बन सकती है, बताइए बेटा, और कोई कंडीशन बन सकती है। अगर मैं तीनों को
दो को ऊपर रख दूं, दो को नीचे कर दूं और एक को ऊपर रख दूं, ये भी तो हो सकता है। और ये मैं तीनों को क्या कर दूं बेटा, तीनों को क्या कर दूं, नीचे कर दूं। बताओ इसका भी आंसर कितना आएगा, इसका भी आंसर कितना आएगा, इसका भी आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। भैया ये दोनों आपस में सेम हैं, सॉरी ये तो दोनों अलग है। भैया ये दोनों आपस में सेम है और ये वाले दोनों आपस में सेम है। आंसर इसका भी कितना आएगा बेटा, 2 ही आएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, समझने की कोशिश कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। एक बार कॉपी पेन खुद से उठाइए, ट्राई कीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। समझे क्या, बना लीजिएगा। आंसर करते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं बेटा धीरे धीरे कदमों से। कैसे, धीरे धीरे कदमों से। अब हम 20 के ऊपर चले जाते हैं। किसके ऊपर चले जाते हैं, 20 के पास। भैया इसका भी वही केस है, इसमें बेटा 4 ग्रुप लगे हैं और साइक्लिक रिंग से सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सेम इसमें भी वही कहानी खेल रही है। कितने बन सकते हैं इसमें, बताइएगा, बताइएगा बेटा। पहले हम चारों को कहां ले लें, अबव द प्लेन, कहां ले लें, अबव द प्लेन। फिर दूसरी बार ये बेटा सॉलिड कर लोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ना तो कोई बात नहीं है। समझदार हो तुम, समझने की कोशिश करें। ये अबव द प्लेन है, समझे क्या। सोचेंगे सर को आज क्या हो गया है मेरे को आज मजा आ रहा है बात करने में। क्या आ रहा है, मजा आ रहा है। ये भी तुम्हारा अबव द प्लेन हो गया, ये भी तुम्हारा अबव द प्लेन हो गया, ये भी तो बन सकता है। एक एक करके गेम खेलते रहिएगा। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चा, अब हम पहले हमने 2 को ऊपर लिया, अब हम 2 को कहाँ नहीं भेज सकते हैं, नीचे, और 2 को कहाँ ले सकते हैं, ऊपर। उसके बाद हम क्या करें, अगर हम 3 को ऊपर कर, 3 को नीचे कर दे को ऊपर, तो इसका सेम बन जाएगा। तो आइसोमर कितने बन रहे हैं इसमें, 3। अरे नहीं, अभी तुमने बुद्धि लगा के नहीं देखा है, तुमने अपने दिमाग की अगरबत्ती को जलाइएगा। किसको जलाइएगा, अगरबत्ती को। ये वाला कौन देखेगा, ये वाला दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये एक दूसरे के एंटी है। अरे है नहीं है, तो ये और ये क्या आपस में सेम होंगे, कभी नहीं। टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 4। उसके बाद तुम जैसा घुमाना स्टार्ट करोगे सब एक दूसरे के सेम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। बताइएगा, अभी 19 का हमने 21 का भी आंसर लिखा था, इसका भी 2 आंसर आया, इसका 4 आंसर आया, इसका 2 आंसर आया, इसका भी 4 आएगा। वही सेम केस बनेगा, बस इसमें Cl और O दे रखा है, वही केस बनेगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं 23rd की बेटा, इसकी बात करते हैं। अब इसको हम कैसे देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ GI निकालने बेटा। साइक्लिक भी मॉलिक्यूल है और आपका टर्मिनल साइड में डबल बॉन्ड भी लगे हुए हैं। चलो अब आपको इसमें 1-2 वाला केस देखना कि जो AB कंडीशन दिखाएगा वो ज्योमेट्रिकल, टर्मिनल वाले कभी नहीं दिखाते। क्यों, क्योंकि वहां पर कौन होता है, CH2, दोनों ग्रुप सेम होते हैं, तो टर्मिनल वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या ये वाला ग्रुप दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा, क्योंकि इधर हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन। तो देखो ये AB बन गया, तो एक डबल बॉन्ड मिल गया, तो सेम इधर भी मिल रहा है, ये भी दिखाएगा, 2 हो गए। अब देखो इसकी बात करते हैं, ये डबल बॉन्ड। अब रिंग से देखेंगे बेटा, यहाँ पर ए ग्रुप, अब इन दोनों का बी फाइंड करना। इधर चले तो भैया यहाँ कार्बन और बल्कि ग्रुप मिला, यहाँ चले कार्बन और बल्कि ग्रुप मिला, यहाँ चले तो एनवायरनमेंट चेंज हो गया, यहाँ अलग हो गया, मतलब ये वाला भी दिखाएगा। कितने डबल बॉन्ड मिल चुके हैं बेटा, 3। तीसरा डबल बॉन्ड यहाँ मिला। अब देखो ये भी sp3 है, ये ध्यान से नहीं देखोगे, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये इसके साथ भी दिखाएगा, तो ये इसके साथ भी दिखाएगा, तो भैया ये वाला भी तो इसके साथ दिखाएगा, दिखाएगा नहीं दिखाएगा बेटा, और इसका ये इसके साथ दिखाएगा, तो कॉमन हो गया वो तो इसमें कितने मिले, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, टोटल कितने हो गए बेटा, 3। अब मॉलिक्यूल कैसा है, अनसिमेट्रिकल, बताइएगा कितने बनाएगा, 1 2 3 4 5 6। बताओ n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 6, तो 2 की पावर 6 करेंगे कितना आइसोमर बनेंगे, बताइए, 2 4
2 4 8 16 16 32 64 कितना बनेगा 64। फटाफट नोट कर लीजिएगा, जिसका आंसर गलत है बेटा सही कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। जो पीछे के क्वेश्चन है अगर किसी से ना हो बेटा तो उसका आंसर हम डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद इसमें हम लिखेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कौन है? ठीक है बेटा, हेडिंग डाला। हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ने वाले हैं बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी और किसका सोलिबिलिटी कम होगा। ठीक है, लिखा। चलो बेटा, अब हम स्टार्ट करने वाले इसमें बॉइलिंग पॉइंट और सोलिबिलिटी, हम दोनों को डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो बनते हैं वो सिस और ट्रांसफॉर्म दिखाते हैं। तो ये केस 1 लेके चल रहे बेटा हम। अगर आपके पास केस 1 की बात करें CCH3 CH3 HH, इसको बोलते हैं बेटा हम सिस फॉर्म। अगर दोनों बल्कि ग्रुप सेम साइड होते हैं तो सिस फॉर्म। अगर बेटा इसको इंटर कन्वर्ट करके हम ट्रांस बना ले C डबल बॉन्ड C CH3 H H CH3 H, इसको बेटा हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं बेटा? ट्रांसफॉर्म। और हमने पढ़ा है किताबों के अंदर, क्या पढ़ा है कि सिस फॉर्म की जो बॉन्ड एनर्जी होती है एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। बेटा इस कंडीशन की बात चल रही है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे होगी। डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन पेयर कौन खींचेगा? कार्बन डबल बॉन्ड का। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि इसकी जो एनर्जी होती है हाइयर एनर्जी। कैसी एनर्जी होती है बेटा? हाइयर एनर्जी और लेस स्टेबल ड्यू टू steric repulsion between methyl group of alkene, जो एल्कीन है, ठीक है, उसके जो मिथाइल ग्रुप है उनके बीच में। इसके अंदर क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है क्योंकि ट्रांस है, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, रिजल्टेंट कैंसिल आउट होगा। ये इधर देगा तो ये भी इधर देगा, इसका भी रिजल्टेंट कैंसिल आउट होगा क्योंकि यहाँ भी CH3 ग्रुप है, तो जितना इफेक्ट ये दिखाएगा उतना ये दिखाएगा। और बेटा ये लोअर एनर्जी में होता है। किस में होता है? लोअर एनर्जी में।
और क्या होता है बेटा, ये मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, ये मोर स्टेबल होता है। और मोर स्टेबल की वजह ड्यू टू मिनिमम एनर्जी, ड्यू टू लेस रिपल्सन बिटवीन मिथाइल ग्रुप ऑफ एल्कीन, जो टर्मिनल ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट है, एंड लोअर एनर्जी, और उनके बीच में क्या होती है बेटा, लोअर एनर्जी हो जाती है। अब देखो, इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं बेटा। तो C डबल बॉन्ड C, जब इसकी सिस फॉर्म बनाओगे तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ बनाओगे हाइड्रोजन 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 H H। तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपको इन दोनों के हाइड्रोजन के बीच में कुछ झगड़ा सा देखने को नहीं मिलेगा? तो इनको यहाँ होल्ड करना बहुत मुश्किल है, इनको यहाँ होल्ड करना बहुत मुश्किल है। अब जब मुश्किल ज्यादा होगा तो इनको रोकने के लिए, इस कंडीशन में रोकने के लिए, सिस फॉर्म में रोकने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी होगी, कम देनी होगी? ज्यादा। क्यों भाई? क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन या स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा है। समझे क्या? तो बताइए, ये बॉन्ड जल्दी टूटेंगे नहीं टूटेंगे? बिल्कुल टूटेंगे। क्यों? क्योंकि रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, तो ये खुद भागना चाहते हैं स्टेबिलिटी की ओर। तो लोअर एनर्जी में या हाईयर एनर्जी? भैया हाईयर एनर्जी में। और डायपोल मोमेंट भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अभी बताइए, जब ये बेटा बॉन्ड जल्दी टूटने को तैयार है, क्योंकि रुकना ही नहीं चाहता यहाँ, तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। और हमने पढ़ा है बेटा, अगर सोलिबिलिटी, डायपोल मोमेंट अगर बढ़ता है तो आपकी सोलिबिलिटी भी क्या होगी बेटा, यहाँ पर इंक्रीज होगी। और जितनी ज्यादा सोलिबिलिटी बढ़ेगी उतना ही आपका बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बोलो, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। ठीक है? तो इस केस में याद रखना, सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ट्रांस। दूसरा केस लिया बेटा, केस 2। अगर इसी केस को बेटा मैं ऐसे बना लूं, यहां पर मैंने C डबल बॉन्ड C और यहां पर बेटा Cl ले लिया, यहां भी Cl ले लिया, यहां H, यहां H, और इसको कन्वर्ट करके बेटा मैं ट्रांसफॉर्म में ले जाऊं, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे Cl, यहाँ पर भी Cl और यहाँ H, यहाँ H। बताइए बेटा, अब इसमें भी आप जनरली की क्या कंसीडर करोगे कि सिस फॉर्म मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका देखेगा डायपोल मोमेंट क्या आएगा बेटा, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर देखने को मिलेगा डायपोल मोमेंट 0। तो आपका क्या होगा बेटा, ये लेस स्टेबल होगा, है ना, लेस स्टेबल होगा। तो ये क्या होगा बेटा आपका, बोलो बच्चा, मोर स्टेबल होगा। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी भाई इनको होल्ड करने के लिए। और इसकी क्या होगी, लोअर एनर्जी होगी, लोअर एनर्जी होगी। होगी नहीं होगी बेटा? ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। फिर उसके बाद कहेगा कि बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ट्रांस वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, कम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से। तो पहले हम चेक कर लेते हैं बेटा कि एक्चुअल रीजन क्या है, क्या दोनों स्टेबल है या दोनों लेस स्टेबल है, कौन ज्यादा है कौन कम है। ये तो हमने एक जनरल प्रिडिक्शन कर ली, क्या कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, 0 हो जाएगा, ये इधर को देगा, ये इधर को देगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है, ये ऊपर खींचेगा तो ये भी खींचेगा, तो यहाँ 0 नहीं होगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि भैया इस वाले केस में, इस वाले में सिस मोर स्टेबल, सिस फॉर्म लिख लेना बेटा, सिस फॉर्म more stable than transform। why? ऐसा क्यों? जबकि हमने अभी क्या पढ़ा था, एंटी जो ट्रांसफॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन किसके केस में बात कर रहे हैं बेटा, क्लोरीन के केस में। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, उसके बाद हम सोलिबिलिटी की बात करेंगे। तो भैया ये वाली बात यहाँ गलत हो गई, ये बात गलत हो गई, क्योंकि सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों आया,
अब देखो तुम जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर क्या लिखोगे बेटा सी Cl, और यहां भी क्या लिखोगे Cl, यहां पर H, यहां पर H। अब देखो इसका जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, यहां रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और बेटा ये कहां तक पार्टिसिपेट करेगा, यहां कॉन्जुगेशन दिखाएगा, यहां से स्टार्ट होगा और कहां कंप्लीट होगा बेटा, इस क्लोरीन के पास, क्योंकि इस क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा तो ये यहां तक रेजोनेंस दिखाएगा, इसके पास भी लोन पेयर है ये भी दिखाएगा। तो अगर इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ तो कुछ ऐसे नहीं बनेगा आपको देखने में लग रहा कि भाई अगर ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ शिफ्ट होगा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl और यहाँ भी Cl। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो बेटा यहाँ डबल बॉन्ड प्लस हो जाएगा और यहाँ बनेगा ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा बेटा माइनस, क्या बन जाएगा यहाँ पर बोलो माइनस, और ये H। तो बताइए बेटा जब ये रेजोनेंस करने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ कैसा चार्ज क्रिएट हो रहा है प्लस, और यहाँ कैसा चार्ज हो रहा है माइनस, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा नहीं होगा, और जहां अट्रैक्शन ज्यादा होता है वहां बॉन्ड क्या होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अरे होगा नहीं होगा बेटा। तो बताइए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी नहीं, तो इसका बॉन्ड तोड़ना क्या हो गया मुश्किल। मतलब इस वाले केस में तो यहाँ रिपल्सन हो रहा था और इस वाले केस में क्या हो रहा है अट्रैक्शन, क्या हो रहा है अट्रैक्शन। तो हम क्या लिखेंगे बेटा इन केस ऑफ सिस फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स force of attraction between chlorine atom, किसमें बेटा क्लोरीन एटम, सो cis form more stable than transform। समझे क्या। और देखो जबकि ट्रांसफॉर्म में ऐसा नहीं होता है, तो ये सिर्फ किसके अंदर एप्लीकेबल है बेटा सिस फॉर्म के अंदर, इसीलिए यहां पर सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। समझे क्या, फटाफट लिख लो बेटा, इसमें ट्रांस में ऐसा नहीं होता है। समझे क्या, लिख लो बेटा फटाफट, कौन ज्यादा स्टेबल होगा कम कौन होगा, ये सब हमने चीज चेक कर ली बेटा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी की बात कर ली, आगे कुछ और बात करते हैं बेटा। तो इसमें डायपोलमेंट किसका ज्यादा होगा बेटा सिस फॉर्म का, और ट्रांसफॉर्म का क्या होगा कम होगा। कुछ और केस बनाते, केस 3 नोट कर लो बेटा फटाफट, केस 3 की बात करते हैं। अभी बेटा हम सोलिबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर नहीं लगाया है, अभी थोड़ी देर में सबके ऑर्डर लगाएंगे। पहले आपको हम जितने भी केस बन सकते हैं उनकी डिस्कस कर रहे हैं बेटा। केस नंबर 3, केस अगर 3 ये बनता है बेटा आपका कि अगर आपके पास कुछ ऐसा ग्रुप आ जाए, कैसा कुछ इस तरीके का, यहां पर मैंने लिखा C डबल बॉन्ड C, यहां पर लिखा बेटा CH3 और यहां पे लिखा Cl और H, फिर मैंने इसको इंटर कन्वर्ट करके बेटा ट्रांसफॉर्म में बना लिया, C डबल बॉन्ड C, यहां पर L लगा दिया, यहां पर CH3 और यहां पर H और यहां पर भी H लगा दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा। अब इस वाले केस में बात करते हैं। अगर मैं इसके डायपोल मोमेंट की बात करूं तो बेटा इसका भी डायपोल मोमेंट यहां 0 नहीं है और इसका भी 0 नहीं है, तो अब किसका ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा और कौन ज्यादा स्टेबल होगा ये भी हमें चेक करना है। तो भैया अब यहां पर ये तो रेजोनेंस में अपना लोन पेयर दे सकता है, लेकिन ये तो कुछ दिखाएगा ही नहीं, तो ये इसके साथ क्या दिखाएगा झगड़ा करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है और ना उसके पास कोई लोन पेयर है जो रेजोनेंस कर सके और अट्रैक्शन दिखा सके।
तो ये सिर्फ एक क्या है, एक बल्कि ग्रुप बन के रह गया है। और जब ये बल्कि ग्रुप बनेगा तो इसके साथ क्या दिखाएगा, हिंड्रेंस दिखाएगा। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं होगा, इस केस में ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जब ऐसा नहीं होगा तो ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। तो बेटा ये लेस स्टेबल हो गई, लेस स्टेबल ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन, अब यहां रिपल्सन का फैक्टर है, रिपल्सन बिटवीन मिथाइल एंड क्लोरीन एटम। ठीक है, लेकिन इस वाले केस की बात करें बेटा, ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल ड्यू टू रीजन रिपल्सन बिटवीन मिथाइल एंड क्लोरीन एटम इज मिनिमम। जब उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम होता है तो बेटा वो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। अब इसमें डायपोल मोमेंट की बात चली, किसका ज्यादा डायपोल मोमेंट का। अब इसको देखो, डायरेक्शन की बात करें तो भैया क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो खींचेगा, मिथाइल की कम है तो भैया यहां आएगा। अब देखो इस केस में पहले ये कार्बन को ट्रांसफर करेगा, फिर कार्बन से कौन खींचेगा, मतलब यहां पर तुम्हारा कुछ चार्ज रुकेगा, फिर रुकने के बाद कौन खींचेगा, क्लोरीन। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो भैया ये सीधा इसको ट्रांसफर करेगा और ये सीधा खींच लेगा। तो बताइए किस डायरेक्शन में आपका डायपोल मोमेंट ज्यादा बढ़ेगा, इसमें या इसमें। तो इसमें देखते हैं बेटा ट्रांस में, तो इसमें लिखेंगे हायर डायपोल मोमेंट इन ट्रांसफॉर्म एज कंपेयर टू सिस फॉर्म। समझे बेटा, डायरेक्शन से देखो बेटा, सारा का सारा चार्ज किसके पास पहुंच रहा है, क्लोरीन। लेकिन यहां पे पहले चार्ज कार्बन के पास आएगा, फिर यहां रुकेगा, फिर यहां से इस कार्बन के पास जाएगा, तब क्लोरीन खींचेगा। समझे बेटा, फटाफट लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं कुछ और अगले केस के साथ, लिख लीजिएगा बेटा। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा बेटा, वही ट्रांस, ज्यादा स्टेबल है बेटा सिस से। केस नंबर 4, केस नंबर 4 की बात करते हैं बेटा, कोई और एग्जांपल देखते हैं, कोई अच्छा हो खासा मिल जाता तो। बेटा मैंने यहां पर क्लोरीन लिया और यहां भी मैंने क्लोरीन लिया, फिर मैंने यहां पर OH लिया, फिर मैंने यहां पर NH2 लिया। बेटा बाकी आप केमिकल बॉन्डिंग से बहुत अच्छे से समझ सकते हो इस चीज को, तो केमिकल बॉन्डिंग में जाइएगा और वहां जाके देख लीजिएगा। केमिकल बॉन्डिंग में पूरा अच्छे से पढ़ाया जाता है SH। तो बेटा मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, इन तीनों के लिए कॉमन फैक्टर है, मतलब कॉमन रूल लगेगा तीनों के लिए, और इसका अलग लगेगा। अब देखो इसके पास भी लोन पेयर है, क्या है बेटा, इसके पास भी लोन पेयर है। मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको इधर। देखो बेटा, अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर Cl, बेटा ये इसके ऑर्बिटल्स है और ऑर्बिटल्स में क्या है, लोन पेयर है। लेकिन इसके तीनों लोन पेयर प्योर ऑर्बिटल में रहते हैं। किस में रहते हैं बेटा, प्योर ऑर्बिटल। तो लिख सकते हो उसमें प्रेजेंट इन प्योर p orbitals and do not participate in hybridization
जबकि रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और बेटा जो चीज हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है तो उन लोन पेयर को हम कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब उनका कोई भी इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। क्या बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो ये जब लोन पेयर आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो प्योर ऑर्बिटल में पड़े रहेंगे, इनके बीच में कोई ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी। तो आगे लिख सकते हैं नो चेंज इन ज्योमेट्री। जब ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होगा तो जैसे इफेक्ट ये दिखाएगा वैसे ऊपर दिखाएगा और दोनों का कैंसिल आउट क्या हो जाएगा बेटा? 0। तब आपका डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0। और ये मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा? नॉन पोलर। कैसा बन जाएगा बेटा? नॉन पोलर। लेकिन अगर इसकी जगह तीनों में से कोई भी एक ले लें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, तो इसकी बात करें बेटा ऑक्सीजन वाले की, मैं ऑक्सीजन वाला उठा लेता हूं। तो हमने क्या देखा एक्सपेरिमेंट से कि यहां पर OH और यहां पर बेटा 3 डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन लोन पेयर, इसके भी लोन पेयर। अब तुम देखो बेटा ध्यान से, दोनों ऑक्सीजन के लोन पेयर की ज्योमेट्री चेंज है। इसका H इधर है तो उसका H उधर जा रहा है। दोनों के रिपल्सन होने की वजह से दोनों ने अपनी ज्योमेट्री को क्या कर लिया है? चेंज। और चेंज होने का रीजन ये है कि हम बोल सकते हैं इन दिस केस द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। किसमें पार्टिसिपेट करता है? रेजोनेंस में। जब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये लोन पेयर बेटा प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं है। एंड सो लोन पेयर रिपल्सन, और जैसी लोन पेयर रिपल्सन शो करेगा ज्योमेट्री विल बी चेंज। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? तो लिख सकते हो आगे कंटिन्यूसी के आगे ज्योमेट्री विल बी चेंज। और जैसी तुम्हारी ज्योमेट्री चेंज होगी तो भैया इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, और इन दोनों का जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो कभी भी कैंसिल आउट नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 0। तो याद रखना जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तो भैया ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये आपका नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये ज्यादा आपका डायपोल मोमेंट दिखाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी बेटा कम होगी। फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, इसका 0 होगा। अब कुछ केस और कर लेते हैं बेटा। अब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। बेटा इसके बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। हो गया कंप्लीट? हटा दे बेटा इसको। चलो केस हमारे बेटा जो भी बनते थे हमने सारे डिस्कस कर लिए। तो जब भी आपको बात करेगा OH, NH2SH, इनका कभी भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद हम लिखते हैं बेटा इसमें, अब पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। पहले हमने आपको डायपोल मोमेंट निकालना सिखाया था। बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो याद रखना बेटा बॉइलिंग पॉइंट किसके साथ इंक्रीज होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसमें ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई देगा उसका बेटा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दूसरा, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है या आपको नहीं देखना आ रहा है तो आप क्या देख लो बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या चेक कर लो बेटा? चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले डायपोल मोमेंट चेक कर लो। क्या चेक कर लो बेटा? डायपोल
मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, म्यू से डिनोट करते हैं इसको, और इसका चार्ज इनटू लेंथ इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको डायपोल मोमेंट देखना नहीं आ रहा है तो भैया उसके बाद चेक करो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक एक करके चेक करो बेटा। पहले ये चेक करो, अगर ये सेम है तो फिर ये चेक करो, फिर ये सेम है तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक के बाद एक चेक करना बेटा। और जो तुम्हें मेथड ज्यादा अच्छा लगे आप उससे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इसके बेस पे आंसर, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले उसमें ग्रुप लगे हुए हैं तो उससे बेस पे भी आंसर लगा सकते हो। अगर डायपोल मोमेंट आपको फटाफट कैलकुलेट करना आता है उसके बेस पे, मतलब कोई ना कोई एक रूल ऐसा है जो बेटा लगेगा और उससे लगती है आपका आंसर आ जाएगा। समझे? तो आपको बेटा इस तरीके से चलना है। बेटा एक बार वीडियो को पॉज करना। तो अब हेडिंग डाली बेटा इसमें बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ने वाले बेटा, पहले हमने डायपोल मोमेंट निकालना सीखा था, सिस ट्रांस में स्टेबिलिटी सीखी थी। अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं? तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए कुछ कंडीशन है, किसके साथ वो बढ़ता है और किसके साथ वो घटता है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसके साथ बढ़ेगा? इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा प्लस माइनस के बीच में, उतना ही ज्यादा आपका बेटा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर ये आपको सेम लगता है तो फिर आपको क्या चेक करना बेटा? डायपोल मोमेंट। क्या चेक करना है आपको? डायपोल मोमेंट। जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा, म्यू बराबर चार्ज इनटू लेंथ यूनिट कूलाम मीटर, जितना ज्यादा होगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट, इसके बाद किसको चेक करना बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितनी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उतना ही ज्यादा आपका बेटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपका FON ग्रुप के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन ही बेटा तीन ही एटम है, तीन ही एटम है ना जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनके पास क्या होना चाहिए? हमेशा हाइड्रोजन, तभी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद आप चेक करेंगे बेटा सरफेस एरिया, किसने ज्यादा जगह घेरी। जो ज्यादा जगह घेरेगा उसको बॉईल करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की बात करें, मॉलिक्यूलर साइज, वही बात आ गई मॉलिक्यूलर मास, या फिर मॉलिक्यूलर मास के बाद बॉइलिंग पॉइंट किसके साथ बढ़ेगा बेटा? सब इंक्रीज हो रहा है इसके साथ। लास्ट में देखते हैं वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचिंग, जिसमें ब्रांचिंग सबसे ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, जिसमें ब्रांचिंग सबसे कम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। चलो बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझे? तो नॉर्मली हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट में क्वेश्चन 1, नॉर्मली सिस फॉर्म हैविंग, नॉर्मली बात करें बेटा, जब केस बनेगा तब उसके बाद हम ये रूल लगाएंगे। नॉर्मल बात कर रहे हैं, सिस फॉर्म हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू डायपोल मोमेंट और हायर एनर्जी। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना। अगले पॉइंट में हम क्वेश्चन बना के करने की कोशिश करते हैं। चलो क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं बेटा। ये पहले अपने आप में क्वेश्चंस भी हो गया। अगला अब हम बात करते हैं बेटा, इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया, इसको मैंने अगर 1 बोल दिया, इसको चलो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। CH3 यहां पर OH लिया, फिर मैंने लिया यहां पर CH3 CH2OH, फिर मैंने तीसरा एग्जांपल लिया CH3 CH2OH। पहले क्या चेक करेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स, डायपोल मोमेंट। भैया डायपोल मोमेंट तो किसी का भी 0 नहीं है, यहाँ सबका है। तो क्या देखेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझे? और अट्रैक्शन करने के लिए आपके पास कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए बेटा। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो बेटा अट्रैक्शन करने के लिए कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए।
तो हमारे पास सीधा सीधा फंडा है भैया, जब हम डायपोल मोमेंट देख लिया कि जीरो नहीं है तो अट्रैक्शन तो होगा, थोड़ा बहुत तो होगा बेटा, लेकिन अब जो फाइनल आंसर देखा जाएगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ज्यादा दिखाएगा वही आपका ज्यादा डायपोल मोमेंट बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है और यहाँ भी OH है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी फैक्टर सेम हो गया। तो फिर क्या देखते हैं बेटा इसमें, सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, तो भैया यहाँ एक कार्बन की चेन, तो यहाँ दो कार्बन की चेन, यहाँ एक कार्बन और बढ़ा लो बेटा CH2OH, और यहाँ तीन कार्बन की चेन। तो बताओ बेटा किसका साइज या सरफेस एरिया ज्यादा होगा, थर्ड वाले का, ABC। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा बेटा, ऑन द बेसिस CBA। आगे रीजन लिख सकते हैं मोलिकुलर मास या फिर सरफेस एरिया, मोलिकुलर मास। समझे बेटा, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, अट्रैक्शन का, डायपोल सब सारे के सारे फैक्टर सेम हो गए तो फिर हम साइज के बेस पे बात करेंगे। दूसरा आता है बेटा इसमें, अगर मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करके करूं बेटा, इसमें ऐसे CH3 CH2OH, ऐसे लिखो CH3OH CH2OH CH2OH, तीसरा CH3 CH2OH CHOH CH2OH, ये आपको दिया है। तो बताइए किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो पहले इंटरमोलिकुलर फोर्स, भैया जहां अट्रैक्शन ज्यादा वहां डायपोल मोमेंट भी ज्यादा, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा। तो भैया इसमें एक OH है, इसमें दो है, इसमें तीन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कहाँ होगी, जहां पर F1 ग्रुप ज्यादा होंगे। तो आंसर क्या आएगा, ऑन द बेसिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ABC। आपका आंसर आएगा CBA, ऑन द बेसिस H बॉन्डिंग। किसके बेस पर आंसर आएगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं बेटा, थर्ड। मैंने लिखा यहाँ पर CH3 CH2F, दूसरा एग्जांपल लिखा A के बाद B, CH3 CH2Cl, C लिखा CH3 CH2Br, और बेटा इसमें D लिखा CH3 CH2I। बताइए बेटा इसमें आंसर क्या आएगा। इसमें हमने देखा आंसर क्या रहा बेटा, फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन ज्यादा नहीं दिखाता, एक्सपेरिमेंटल देखा गया ऑन द बेसिस मास। तो आंसर आया डी के बाद कौन आया सी के बाद आया बी के बाद आया ए। नीचे लिख लेना ऑन द बेसिस मास। ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा ये दिखाएगा, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन साइज वाला फैक्टर यहाँ वेरी कर जाता है, तो आयोडीन इसके ऊपर आ जाता है, समझे। फिर आयोडीन के बाद फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर ब्रोमीन, और ये सबसे पीछे चला जाता है। तो यहाँ पे लिख लेना ऑन द बेसिस मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो बेटा हर केस अपने आप में डिफरेंट है, आप बनाते चलिए, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें 3/4 फोर्थ वाले की बात करते हैं बेटा। फोर्थ एग्जांपल, अगर फोर्थ एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर CH3 CH2 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 ऐसे बेटा OH, 5 कार्बन की चेन, इसको मैंने A बोल दिया, B, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2OH। मैंने बेटा इसमें लिया थर्ड CH3 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 CH2OH। देखो सब में कार्बन चेन 5 की है बेटा, यहाँ भी कार्बन चेन 5 की है, यहाँ भी कार्बन चेन 4 की है, लेकिन 5वां एटम ये आ गया, मतलब सारे एटम सेम हैं भैया, मास सबका सेम हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें OH OH ये भी सेम हो गया। तो भैया अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें ब्रांचिंग कितनी बन रही है, 2, इसमें कितनी ब्रांचिंग बन रही है, 1, और इसमें क्या है, कुछ नहीं है। तो ये सरफेस एरिया ज्यादा घेरेगी, ये कम घेरेगी, या फिर ब्रांचिंग के बेस पे भी आप आंसर दे सकते हो। तो जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा।
तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ए बी सी ऑन द बेसिस ब्रांचिंग। तो आप लिख सकते हो ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग का मतलब प्लस आई इफेक्ट, और जहां प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर कम हो जाएगा या फिर बॉइलिंग पॉइंट का फैक्टर कम हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ब्रांचिंग में आंसर लिख लेना, नोट करो बेटा फटाफट। ठीक है, हो गया बेटा, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला केस एग्जाम्पल नंबर 5 चेक करते हैं बेटा, और भी केस बनेंगे बहुत सारे, हर केस अपने आप में बेटा एक डिफरेंट होगा, डिफरेंट केस है तो डिफरेंट तरीके से उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो आगे लेके चलते बेटा। अगला केस 5, अगर 5 नंबर की बात करते हैं तो हमने लिया CH3 CH2 CH2, यहां पर लिया बेटा CH2OH, क्या ले लिया बेटा, OH। दूसरा मैंने यहां पर लिया दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अगला एग्जांपल लिया बेटा मैंने यहां पर CH3 CH2 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 CH3 A B C। समझे बेटा। अब इसमें पूछा है आपसे, बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तीसरा एग्जांपल 6 आप करते रहिए बेटा, मैं कुछ और एग्जांपल लिखता हूँ, फिर एकदम सभी के आंसर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं इसमें CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ले लिया बेटा मैंने। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये मैंने कीटोन ले लिया बेटा। फिर मैंने लिया है यहाँ पर CH3 CH2 OH ले लिया एल्कोहल, और फिर मैंने लिया बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मैंने एसिड ले लिया। ठीक है, इसका A B C D ले लिया बेटा। उसके बाद सेवंथ की बात करें बेटा, हम एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां पर हमने NO2 लिया, यहां पर OH लिया, यहां पर बेटा हमने NO2 लिया, यहां पर बेटा हमने OH लिया। इस तरीके से A और B में पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले वाले की बात कर लेते हैं बेटा। देखो ये टर्मिनल पे है तो ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, ये बीच में इधर से भी प्लस आई लगा रहा है, इधर से भी प्लस आई लगा रहा है बेटा, और जब दोनों साइड से प्लस आई लगेगा तो बेटा ये इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो फैक्टर है वो कम हो जाएगा, और इसमें तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पूरा हाइड्रोकार्बन का चेन है। तो बेटा नॉन पोलर है, और नॉन पोलर के अंदर डायपोल मोमेंट 0 होता है, तो बेटा इसके अंदर हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। तो आंसर क्या आएगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर आएगा ए के बाद बी, उसके बाद सी, आंसर ऑन द बेसिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें बात करें बेटा, देखो जैसे इसकी बात करें, इसके पास दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ऊपर वाले से भी। समझे बेटा, इसमें एक साइड से होगी, और इसमें देखो होगी लेकिन इधर से भी प्लस आई लग रहा है और इधर से भी कम होगी। भैया इसमें तो एक ही प्लस आई लग रहा है, तो बताइए इन दोनों में कीटोन एल्डिहाइड में ज्यादा कौन दिखाएगा, एल्डिहाइड। तो आंसर क्या आएगा आपका बेटा, अगर बात करें डी के बाद सी के बाद ए, और ए के बाद कौन आएगा, बी। इसमें भी ऑन द बेसिस हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए बेटा। और इन दोनों में ए और बी में कौन सा इफेक्ट आया, प्लस आई इफेक्ट। कौन सा आया बेटा, प्लस आई इफेक्ट। ज्यादा होने की वजह से ए आपका ए में कम होता है, बी में ज्यादा होता है। इन दोनों में बात करते हैं तो बेटा हमारा इसमें पैरा नाइट्रोफिनोल, जो पैरा नाइट्रोफिनोल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है और ऑर्थो का कम आता है। ड्यू टू लिख लेना बेटा, तो हम लिख सकते हैं इसमें हायर बॉइलिंग पॉइंट। रीजन लिख लो बेटा, हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोल एज कंपेयर टू
एज कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल रीजन बेटा ये वोलेटाइल नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? समझे बेटा? आगे आगे कंटिन्यू लिखो। ऑर्थो ड्यू टू ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज volatile in nature. That's why we can easily separate. हम इसको इजीली क्या कर लेते हैं? सेपरेट। तो बेटा वोलेटाइल नेचर का तो बाहर इजीली आ जाएगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ये नहीं हो पाता है। और ये कौन सी बॉन्डिंग दिखाने लगता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? इट मिक्सचर, आगे कंटिन्यू लिखो। इट मिक्सचर फॉर्म मिक्सचर लिख लो बेटा। इट फॉर्म मिक्सचर ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोल। जो मिक्सचर है उसको बेटा हम किससे सेपरेट करते हैं? इट फॉर्म मिक्सचर ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोल बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? समझ में आ रही बात? तो इसके बीच में इंट्रामोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होती है तो उसको इंटर बोलते हैं बेटा। तो इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखाने लगता है, जिस वजह से आपका ये वाला मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है और इसका कम, और इसको इजीली हम सेपरेट कर लेते हैं। ये इजीली सेपरेट नहीं हो पाता है, ये कंटेनर में रहता है, इसको और समय लगता है बॉईल करने में। समझे बेटा? तो रीजन लिख लो ये। तो ये जो मिक्सचर होता है पैरा नाइट्रोफिनोल, इसको हम सिर्फ स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से क्या कर सकते हैं बेटा? सेपरेट कर सकते हैं। समझे? तो ये वोलेटाइल नेचर का होता है, ये फटाक से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। नोट कर लो बेटा फटाफट। लास्ट हमारा पॉइंट रह गया बेटा इसमें सोलिबिलिटी। तो सोलिबिलिटी को हम कैसे डिस्कस करेंगे? सोलिबिलिटी सारी डिपेंड करती है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, तो वही हमें बस लिखना है उसी के बारे में। फटाफट इसको नोट करो, फिर हम सोलिबिलिटी की बात करते हैं। चलो हेडिंग डालो बेटा सोलिबिलिटी। तो सोलिबिलिटी बेटा, सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? डायपोल मोमेंट और या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या बॉइलिंग पॉइंट लिख लो। बॉइलिंग पॉइंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। ठीक है? तो हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर। समझे? तो हम क्या लिख सकते हैं? इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर
ज्योमेट्रिकल आइसोमर, विच ज्योमेट्रिकल आइसोमर having higher dipole moment, हायर क्या लिख सकते हैं बेटा, हायर डाइपोल मोमेंट, हायर डाइपोल मोमेंट, ठीक है, हायर डाइपोल मोमेंट is more soluble in polar solvent, किसमें बेटा, पोलर सोलवेंट, एंड हैविंग, या फिर बोल दो विच हैविंग लोअर, क्या लिख सकते हैं, विच हैव लोअर डाइपोल मोमेंट, लोअर डाइपोल मोमेंट इज लेस सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट, या बोल सकते हो इनडायरेक्ट तरीके से मोर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट, क्या लिख सकते हैं बेटा, और इनडायरेक्ट तरीके से क्या लिख सकते हो, और मोर सोल्यूबल इन, बोलो बच्चा, नॉन पोलर सोलवेंट। और बेटा हमने सारे ऑर्डर पीछे लगाने सीख लिए, तो उसमें से एक ऑर्डर निकाल लेना डाइपोल मोमेंट का, जो डाइपोल मोमेंट ज्योमेट्रिकल में ज्यादा दिखाएगा वो ज्यादा सोल्यूबल होगा पोलर सोलवेंट में, और जो बेटा नहीं दिखाएगा वो आपका नॉन पोलर में ज्यादा सोल्यूबल होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बेटा। कल अगली क्लास में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन